हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था 2024 में, वो जो नकल की वजह से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और फिर कुछ टाइम बाद जो है योगी जी ने ट्वीट करके बताया कि आगे इसका एग्ज़ाम जो है हम मई मतलब 6 महीने में कभी भी करवा सकते हैं। तो आप सभी समझ रहे हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन के बाद ही आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, चाहे आप मान के चलिए जुलाई में या अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने के पूरे चांस रहेंगे। तो उस पर्पज़ से ध्यान रखते हुए आपका 1-1.5 महीना अभी तक निकल भी गया है, तो उसकी आपकी तैयारी बनी रहे, आपकी तैयारी चलती रहे। इसमें हम आपके लिए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें आपकी जीएस का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जिसमें हर एक टॉपिक के लिए आपको जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और सारी चीज़ें आपकी क्लियर कराई जाएंगी। जो 38 मार्क्स के आपका जो क्वेश्चन आते हैं जीएस के, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम अगर आपकी तैयारी करा रहे हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं उसमें। ये मान के चलिए कि 38 में से आप मैक्सिमम नंबर आप 30, कम से कम 30 तो लाएंगे ही लाएंगे, उससे ऊपर 35, 36 इतने नंबर तक आप ला सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम करवाने वाले हैं। ये जो आपकी तैयारी है उसको हमने आपके सिलेबस को निकाला हुआ है, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट देखे और समझा और आपके हर एक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ें आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो पहली चीज़ हमारी भारतीय संविधान से शुरू हो रही है। पहला हम अपना जो प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो आपका भारतीय संविधान की पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं और इसमें हम सारी चीज़ें जानेंगे। ये आपके देखिए, आपका विज्ञान, इतिहास, आपकी अर्थव्यवस्था, फिर संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, प्राकृतिक संसाधन हो, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, समाज, संबंध, विशिष्ट जानकारी, सारी चीज़ें इसमें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं वो सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी धीमे धीमे। इसके बाद आपके आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद के सारे टॉपिक्स जो जो हो सकते हैं वो करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी करंट अफेयर का जो भी पोर्शन है वो सारा आपको करवाया जाएगा, चाहे वो आपको जो है एक पूरी क्लास में दे दिया जाए या एक एक महीने करके दे दें हम। तो आप चिंता मत करिए, आपके एग्ज़ाम से पहले आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इसके साथ ही आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवा दिए जाएंगे और आपको इकोनॉमी में विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव बताया जाएगा, साइबर क्राइम और जीएसटी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पुरस्कार, सम्मान, इन सब पे हम अलग अलग आपको वीडियो दे देंगे, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे 20 मिनट की हो, हर एक पे आपको वीडियो मिलेगी। आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण दिवस आपके दिखाए जाएंगे, आपको लिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, कौन सा दिवस क्यों इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप इस चैनल से बने रहिए, आपको सारी तैयारी जीएस की जितनी भी हो सकती है वो सारी तैयारी करवाई जाएगी। अनुसंधान और खोज हो गई, पुस्तकें हो गई और उसके लेखक हो गए। इसके अलावा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, जो भी सोशल मीडिया की जो जो आपसे क्वेश्चन करे जाते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा पॉलिटी से शुरुआत हो रही है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ ही जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटी को हम कैसे पढ़ने वाले हैं हम आपको बता दें कि पॉलिटी को हम थोड़ा सा पहले समझा करेंगे और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन के फॉर्मेट के एक तरीके से फिर से चीज़ें करा करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए वो डबल फ़ायदे वाली है। एक तो आप पहले कॉन्सेप्ट थोड़े से समझेंगे और फिर उसी के साथ क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आप पॉलिटी को समझेंगे। हर एक सब्जेक्ट को इसी तरीके से हम चलाने वाले हैं। तो दो दो तरीके से आप चीज़ें करेंगे, आपका डिवीज़न भी होगा और आप अच्छे से चीज़ें समझ भी पाएंगे। और हमारे साथ कर रहे हैं तो हम आपको और चीज़ें बेहतर तरीके से समझाते भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आज हम जो पॉलिटी शुरू कर रहे हैं उसमें हमने इस इंट्रोडक्शन के पार्ट को लेके और कुछ कुछ बेसिक चीज़ें ली हैं जो स्टार्टिंग की हैं, जैसे आपका संविधान कैसे बना, कब बना और उससे संबंधित क्या क्या बातें रहीं, वो हमारी आज की जो चर्चा का विषय रहेगा वो हमारा रहने वाला है। इसके बाद हम धीमे धीमे 4 से 5 क्लास में आपकी पूरी पॉलिटी ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं कि आपका जो है भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और बक्सर का युद्ध हुआ। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे या आपने कभी भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो है आपकी 1764-65 में, 64 में आपका कौन सा हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। फिर 65 में आपकी क्या है, इलाहाबाद की संधियाँ हुई। तो इलाहाबाद की संधियों के बाद क्या हुआ, द्वैत शासन लगा। तो क्या हुआ कि उसके बाद जो है 1772 तक जो है वो द्वैत शासन चला। फिर वॉरेन हेस्टिंग आए और उन्होंने क्या हुआ कि वो वहाँ पे गवर्नर बन के आए थे।
तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश शासन ने क्या हुआ, पहली बार जो है नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, और उसके एवज में आपका पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 लेके आई। उसमें क्या क्या बातें थी इंपॉर्टेंट वो जान लेते हैं। तो पहली बात, जो भारत के गवर्नर थे आपके वॉरेन हेस्टिंग, उन्हीं को बंगाल के जो गवर्नर थे वो वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी ये एक विशेष पोस्ट दे दी गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, और बाकी जो गवर्नर जनरल होंगे, चाहे वो बम्बई के हों चाहे वो मद्रास के हों, वो इनके अंडर आएंगे, इसके अंदर काम करेंगे। तो इस तरीके की चर्चाएं इसमें हुई कि इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके साथ ही रेगुलेटिंग एक्ट में एक और विशेषता देखी जाती है, जो आपके उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जो आज का सुप्रीम कोर्ट होता है, वो उसकी स्थापना की बात की जाती है। तो उसमें जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे या प्रथम न्यायाधीश बोल सकते हैं, तो एलिजा इम्फे जो आपके प्रथम न्यायाधीश या इसके सीजीआई एक तरह से कहे जाते हैं। तो एलिजा इम्फे आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और कलकत्ता में पहला आपका सुप्रीम कोर्ट बना, वो आपका 1774 में बना था। लेकिन अगर एक्ट पूछता है तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होता है, लेकिन इसकी स्थापना की अगर डेट पूछता है तो आप 1774 लगाएंगे, यानी कि 74 लगाइएगा। तो इस तरीके से आपकी बातें शुरू हो जाती है। फिर आगे एक्ट लेके आई सरकार, ब्रिटिश सरकार आगे एक्ट लेके आई, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया कि नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, और ज़्यादा नियंत्रण दे दिया गया गवर्नर जनरल को, तो और वो शक्तिशाली हुआ, और उसने और कंट्रोल बनाया, और बाकी जो अपने साम्राज्य थे भारत में उस पर अच्छे से शासन चलाने के लिए। आगे ऐसी चर्चाएँ चलती रहीं, और आपका जो है चार्टर एक्ट जो है 1873 में लाया गया। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम कुछ जो है एजुकेशनल या समाज के लिए, जो भारत के लोग हैं उनके लिए कुछ चीज़ें करते हैं, जिससे क्या है ये विद्रोही ना बने और हमारा सपोर्ट करते रहें। तो इसी में आपका क्या हुआ कि इन्होंने 1 लाख रुपए शिक्षा में लगाने की बात की। इस एक्ट में, चार्टर एक्ट में 1813 का जो चार्टर एक्ट था, वो 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने की इन्होंने बात की शिक्षा पर। लेकिन कायदे से इन्होंने किया नहीं, और वो 1833 तक चीज़ें चलती रहीं, ऐसी डिले होता रहा। फिर क्या हुआ, इसी में एक और प्रावधान था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो कंपनी व्यापार करती थी, उसके एकाधिकार को समाप्त करने की बात की गई। तो समाप्त भी कर दिया, लेकिन 2 चीज़ें छोड़ दी गई, एक तो चाय के साथ व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे भारत में, वो समाप्त कर दिए गए। इसका मतलब का क्या हुआ कि अब ब्रिटिश की और कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती हैं, केवल वो चाय और चीन से साथ में व्यापार नहीं कर सकती, बाकी कोई भी व्यापार वो जो ब्रिटिश की और कंपनियां हैं वो कर सकती थी। तो इस तरीके से चर्चाएं चली, और फिर आया चार्टर एक्ट 1833, जिसमें क्या किया गया कि आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पूरे भारत, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश शासन था, उसका जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। अब पहले जो गवर्नर जनरल बने भारत के, वो आपके विलियम बेंटिंग थे। तो ये आपको याद रखना है कि पहले आपके भारत के जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए। फिर क्या हुआ कि इसी टाइम में, यानी कि 1800 जो चार्टर एक्ट आया 1833 का, इसी में कंपनी के जो एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो चाय और चीन का जो व्यापार कर रहे थे, वो उनका एकाधिकार बना हुआ था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। अब क्या था कि इससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल की एक परिषद थी, उसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उसमें 14 सदस्य जोड़ दिया गया, और जिसको कानूनी सदस्य का नाम दिया गया। और जो पहले कानूनी सदस्य बने, वो आपके लॉर्ड मैकाले बने थे। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड मैकाले ही जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप भारत में एजुकेशन पॉलिसी एक तरह से लेके आए, इन्हीं की जो है रिकमेंडेशन पर IPC CRPC बनी। तो ये आपके लिए जानने वाले हैं, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ IPC CRPC, अब तो चेंज हो गया उनका नाम, लेकिन ये इन्हीं के कहने पर या इन्हीं की रिकमेंडेशन पे चीज़ें बनी थी। इन्होंने ही शिक्षा पॉलिसी लेके आई कि इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, वो सारी बातें इन्हीं के कहने पर की गई। आगे बात करते हैं कि चार्टर एक्ट 1853 आया, और विधि निर्माण हेतु क्या किया गया, इसमें केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी, तो 1853 के तहत की गई थी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि इसी समय
जब आपके लॉर्ड डलहौजी जो थे वो वायसराय थे, तो उसी समय क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता की गई सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। तो खुली प्रतियोगिता का प्रावधान कब था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय पे और चार्टर एक्ट 1853 के समय पे इसकी शुरुआत की गई। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात कर लेते हैं कि आपका भारत शासन अधिनियम 1858 आया। ये क्यों आया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद जो है ब्रिटिश शासन डर गया और उसने क्या किया, एक एक्ट निकाला जिसमें क्या किया कि जो गवर्नर जनरल था उसको पहली बात तो वायसराय बना दिया और अपना प्रतिनिधि बनाया, यानी कि भारतीय शासन कंपनी को छीनकर क्या किया, ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। पूरी जो ब्रिटिश कंपनी का जो शासन चलता था वो ब्रिटिश शासन के अंदर आ गया और उसका प्रतिनिधि किसको बना दिया गया, वायसराय को बना दिया गया। इसके साथ ही एक सचिव का पद और राज्य सचिव का पद सृजित कर दिया गया, यानी बना दिया गया और इसको क्या है, भारत का प्रतिनिधि माना गया। जो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा वो आपका कौन होगा, तो सचिव करेगा। ऐसे ही आगे चलती रही बातें और 1861 का जो है आपका भारत परिषद अधिनियम आया। इसमें क्या किया कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। आपको पता ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति अभी राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में मिलती है, तो प्रेसिडेंट को इस आर्टिकल में मिलती है, आर्टिकल 123 में। तो इस तरीके के अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दे दी गई कि अगर उसको कोई समस्या दिखती है तो वो अध्यादेश बिना जो है विधान परिषद की मंजूरी के भी जारी कर सकता है। इसके बाद आगे चलती रही बातें और विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो आपका जो है शक्ति है उसका विभाजन करना और जो आपके निचले स्तर तक जो है शक्ति का हस्तांतरण कर देना, यानी कि उसको भी बांट देना। तो आगे ऐसा ही चलता रहा और 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें क्या किया गया कि उसमें कई चीज़ें कर दी गई, जिसमें जैसे कि इसमें एक इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि जो बजट होता था उस पर चर्चा करने की और प्रश्न पूछने की जो है अधिकार दे दिया गया भारतीय लोगों को। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय सदस्य जो आपके विधान परिषद में भारतीय सदस्य शामिल किए गए थे उनको क्या किया गया, बजट जो होता है आपका उस पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिए गए। लेकिन इसमें दो चीज़ें नहीं दी गई, एक तो पूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार इस समय तक नहीं दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1892 का जो एक्ट आया था उसमें बजट पे चर्चा तो कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और मतदान नहीं कर सकते थे, यानी वोटिंग नहीं कर सकते थे। आगे चर्चा हुई और 1909 का अधिनियम आया, जिसको आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है पृथक निर्वाचन की बात की गई, जिसमें मुस्लिमों को पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया, यानी मुस्लिम जो है मुस्लिम लोगों को ही चुनेंगे। इस तरीके की चर्चा इसमें होने लगी थी। तो आप सभी जानते हैं कि ये एक्ट जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट किस लिए है कि इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, इसलिए ये फेमस हो जाता है। आगे इसी तरह चर्चा चलती रही और एक और एक्ट आया जो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम था। और इसमें क्या हुआ कि इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको और दूसरा नाम बोला जाता है, जिसमें मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, तो आपके मॉन्टेग्यू कौन से सचिव थे और चेम्सफोर्ड तो कौन थे, आपके वायसराय थे। तो इस तरीके से चीज़ें चली और इसमें क्या हुआ कि केंद्र में जो आपका सेंटर होता था उसमें दो सदन की व्यवस्था करी गई। जैसे राज्यसभा लोकसभा होती है उसी तरीके से दो सदन बना दिए गए। और प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। द्वैध शासन का मतलब हुआ कि जैसे विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। तो इसमें क्या हुआ कि आरक्षित विषय क्या होते थे कि इस पे गवर्नर जो है अपनी मर्जी से काम कर सकता था, और हस्तांतरित विषय का मतलब हुआ कि गवर्नर जो है विधान परिषद की सलाह पर काम करता। तो विधान परिषद की सलाह पर काम करेगा तो उसको, और वो विषय जो होंगे वो हस्तांतरित विषय होते हैं, और आरक्षित विषय वो थे जिस पे गवर्नर जो है अपनी जो है कार्यकारिणी की मदद से खुद ही अपने निर्णय ले सकता था। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रही और फिर क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 आया और जिसमें बहुत सारी बातें थी। जिसमें क्या हुआ कि संघात्मक सरकार बनाने की बात की गई, केंद्र में संघीय सरकार बनेगी जिसमें सब आपके जो है आपकी रियासतें शामिल होगी, इस तरीके की बातें हुई। लेकिन रियासतें शामिल नहीं हुई तो संघ नहीं बन पाया, वो बात की बात है। आप समझिए कि बस उसमें एक्ट में क्या क्या था कि आप जो है संघात्मक सरकार बनाने की बात थी। इसमें क्या किया गया, जो प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था उसको हटा के केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। जो प्रांतों में 1919 में शुरू किया गया था वहाँ पे समाप्त कर दिया गया और फिर क्या है यहाँ पे केंद्र में शुरुआत कर दी गई।
इसके साथ ही आपका जो आरबीआई है उसके लिए एक्ट लाया गया, वो बनाया गया। इसके साथ ही न्यायालय बनाए गए, तो संघीय न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी स्थापना की गई। इस तरीके से चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद जो बर्मा का हस्तांतरण किया था अंग्रेज़ों ने, बर्मा को अपने में मिलाया था, उसको भारत से अलग कर दिया गया इसी एक्ट के जरिए। इसके बाद सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत बना दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि भारत का जो संविधान बना या भारतीय संविधान सभा थी वो किस तरीके से बनी और उससे संविधान कैसे बना। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पहली बात तो मैं बता दूं कि कैबिनेट मिशन आया 1946 में। उसके तहत क्या है, हमारी जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन जैसे पार्षद के हो रहे हैं, जैसे जनता जिसको चुनती है वो डायरेक्ट, और अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो राष्ट्रपति में क्योंकि जनता वोट नहीं करती, वो जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष तरीके यानी इनडायरेक्ट तरीके से कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ कि संविधान सभा जो है बनाई गई। फिर क्या हुआ, उसमें सदस्य कितने थे, तो 389 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत का जो सदस्य थे वो 296 थे, और देसी रियासतें जो थी वो आपकी कितनी थी 93, और महिला सदस्य कितनी थी इसमें, तो टोटल में 389 में आपकी 15 महिलाएं थी। ठीक है। अब इसकी पहली बैठक जब हुई तो पहली बैठक आपकी जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और ये अस्थाई अध्यक्ष इस बैठक में अस्थाई अध्यक्ष आपके कौन बनाए गए, आपके सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। फिर आपकी 11 दिसंबर को 1946 में ही बैठक दोबारा हुई और उसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, आपके राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहीं। और इसके उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं, एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, और संवैधानिक सलाहकार कौन है, आपके बी.एन. राव। तो इस तरीके से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बात हो जाती है। अब क्या हुआ कि 11 दिसंबर को तो आपका राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन 13 दिसंबर जब हुआ और अगली बैठक जब हुई तो 13 दिसंबर को 1946 में ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश कर दिया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, एक तरह से आज की जो प्रस्तावना है वही आपका उद्देश्य प्रस्ताव हुआ करता था। आगे बात करते हैं तो पेश करने वाले कौन है, आपके जवाहरलाल नेहरू। और पारित कब हुआ, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया, पास कर दिया गया। और उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि लास्ट हमारी जो बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, जिसमें हस्ताक्षर कर दिए गए और आपका संविधान जो है अपना लिया गया पूरी तरीके से। और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से जो है लागू कर दिया गया पूरे भारत में। तो इस तरीके से संविधान और संविधान से बैठक और उनसे संबंधित चर्चाएं हमने कर ली हैं। अब हम क्वेश्चन वाइज चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे क्या है, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि कुछ समितियां भी बनाई गई थी जो आपके इसी संविधान सभा से संबंधित थी। तो एक आपको जाननी है, मैं जैसे जैसे बताता हूँ आप उसी तरीके से सुनिए और समझिए कि अगर संघ से संबंधित समिति होगी, संघ शक्ति समिति हो चाहे संघीय संविधान समिति हो, वो आपके कौन होंगे, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे। इसके साथ ही नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, ये 3 समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऐसे ही आपकी जो है प्रांतीय संविधान समिति हो, मौलिक अधिकार की समिति हो या अल्पसंख्यकों की संबंधी समिति हो, उसके सबके कौन होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाती है कि प्रारूप समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसको मसौदा समिति भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके कौन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। तो इस तरीके से चर्चाएं होती रही। और संविधान से संबंधित कुछ चर्चा जान लीजिए, जो आपके पुलिस में या कोई और भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, GD हो, तो उन सब में भी चीज़ें ऐसी डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। कि पहली बात कि 26 नवंबर 1949 को क्या है, आपका संविधान जो है पारित कर दिया गया, यानी, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। बना कब आपका इस समय 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब कर दिया गया इसको 26 जनवरी 1950 को। इस तरीके से आगे बढ़ते रहे। और टोटल टाइम की अगर बात करता है तो टोटल टाइम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसमें लगा। तो इस तरीके से चर्चाएँ हुई। फिर इसमें तब उस समय कितने भाग, जब स्टार्टिंग में जब इसको लागू किया गया तब इसमें कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, उसकी बात करें तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, इसमें
वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं, लेकिन 25 भाग कैसे हैं, है तो अभी 22 भाग ही, लेकिन वो जैसे कि आपको 13 का मिलेगा, 9 का मिलेगा, तो इसके भागों के रूप में ही भाग हैं। तो टोटल इस तरीके से 25 हैं, लेकिन अगर आप देखें तो अभी टोटल 22 भाग ही है, लेकिन बस ये 13 का खा और गा करके आपके जोड़े गए हैं। आगे 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 थी, उसके बाद जो है 12 अनुसूचियाँ 4 और नई जोड़ दी गई, तो वो उस तरीके से आज 12 हो गई हैं। और टोटल अनुच्छेद जो हैं वो आपके 465 से भी ज़्यादा हो गए हैं अभी, लेकिन आपके एक्चुअल में 395 ही हैं। बस अनुच्छेद जो है इस तरीके से बढ़ाए जाते हैं कि आपका आर्टिकल 43A हो गया, 43A हो गया, फिर या 39A हो गया, B हो गया, 39C हो गया। तो इस तरीके से आर्टिकल जो आपके बढ़ाए जाते हैं, लेकिन टोटल संख्या में देखें तो आपके 395 ही है। तो इस तरीके से हमने चर्चा की। अब हम जो है समझते हैं वन लाइनर फॉर्म में कि किस तरीके से चीज़ें और हम समझ सकते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि संविधान का मतलब क्या है। संविधान किसी देश का क्या होता है, मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और उसके प्रमुख कार्य निर्धारित करता है। तो समझ रहे हो, यानी किसी भी देश का मौलिक कानून क्या होगा उसको हम संविधान बोलेंगे, जो क्या करेगा, उस सरकार की रूपरेखा यानी कुछ स्ट्रक्चर बताता है और उसके कार्य बताता है। तो इस तरीके से आप संविधान की परिभाषा समझ सकते हैं। फिर हमने बताया था अभी कि जो आपके संविधान सभा के सब विधि सलाहकार कौन थे, तो विधि सलाहकार आपके BN राव थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। इसके बाद आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना में 5 तरीके की जो आपकी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, 5 तरीके की स्वतंत्रताएं देखी हैं। अब इसमें एक पहली होती है विचार की, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, और 5वीं होती है आपकी उपासना की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से 5 स्वतंत्रताएं आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो पहला सत्र संविधान सभा का बैठक हुई थी, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, तो वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। आगे बात करते हैं और भारत का ये समझते हैं कि भारत का जो मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ था वो किसने लिखा था। तो आपका अंग्रेजी में लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये थे। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि आप कौन थे जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। ऐसे ही एक हिंदी में आएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, यानी कि जब संविधान निर्माण के दौरान कौन थे, तो SN मुखर्जी थे। अब ये बात आपके लिए हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन किया गया है कि विश्व का सबसे लंबा जो है लिखित संविधान किसका है, तब वो आपका भारतीय संविधान है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि हिंदी जो संस्करण है, हिंदी का जो भारतीय मूल संविधान का हिंदी संस्करण है, उसको लिखने वाले कौन है, तो उसको लिखने वाले हैं बसंत कृष्ण वैद। तो उसको सुलेखित करने वाले कौन है, बसंत कृष्ण वैद। सुलेख उनका किया गया, यानी उसको लिख रहे हैं वो। इसके बाद अब ये पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः लिया गया। ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि संरचनात्मक भाग, यानी कि भारतीय संविधान का अधिकतम भाग कहाँ से लिया गया है, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम था, उसी से आपकी अधिकतर चीज़ें आपके भारत के संविधान में आज देखी जाती हैं। ऐसी बात करते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि आगे आपका जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें 284 सदस्य थे, उनमें कितनी महिलाएं थी, तो आपकी 15 महिलाएं थी। ये आपको ध्यान रखना है। जब 24 जनवरी को इस पर हस्ताक्षर किए थे 284 लोगों ने, तब उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी, आपकी 15 महिलाएं शामिल थी। ऐसे ही आगे बात करें कि जो कह रहे हैं कि वह अधिनियम जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है। तो अग्रदूत क्यों माना जाता है, अग्रदूत इसीलिए माना जाता है कि उसमें से ही ज़्यादातर चीज़ें भारतीय संविधान में शामिल हैं, यानी उसी से देख के ही अधिकतर संविधान आपका बनाया गया। तो वही आपका 1835 का अधिनियम माना जाता है। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि संविधान उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, यानी कह रहे हैं कि BR अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को या किस चीज़ को बोला था कि जो है संविधान की आत्मा है। तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल जो है 32 जो है
32 का जो है उसमें कहा गया है कि अगर आपके मूल अधिकार जो हैं या मौलिक राइट हैं वो हनन हो रहे हैं तो आप संवैधानिक उपचार के माध्यम से उनको कोर्ट में पेश कर सकते हैं, यानी कि अपना PIL डाल सकते हैं या अपना केस लड़ सकते हैं कि हमारे जो है अधिकारों का हनन हो रहा है। तो वो आर्टिकल 32 है, उसको ही भारतीय संविधान की आत्मा इन्होंने कहा था। किसने? BR अम्बेडकर ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए, ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, उसमें से राजेंद्र प्रसाद भी थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं कि भारतीय प्रस्तावना जो है आपकी, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अब वो कब जोड़ा गया, तो वो पूछ रहे हैं कि कब जोड़ा गया, तो आपका 1976 में जोड़ा गया। और आप सभी को पता है वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था जिसके जरिए ये चीज़ जोड़ी गई। अब बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आप मैंने बताया था प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को क्या किया गया, 9 दिसंबर को क्या किया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर 11 दिसंबर को क्या था, आपके राजेंद्र प्रसाद जो हैं स्थायी अध्यक्ष बने, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है 26 नवंबर को। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2015 को शुरुआत हुई। इसके बारे में हम चर्चा फिर से करेंगे। अब बात करते हैं 1934 में भारत के संविधान के लिए पहली बार यानी विचार पहली बार किसके द्वारा रखा गया। तो 1934 में सबसे पहले किसने कहा था कि संविधान अपने भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, तो MN रॉय ने कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि ये विशेषताएं बतानी है, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं दे रखी हैं, वो किस देश के संविधान की हैं। तो एक अर्धसंघीय संविधान हो या शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान में मिल रहे हैं आपको, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं ये। तो इस तरीके से बात हो जाती है। अब भी ये कह रहे हैं कि किस प्रस्तावना में कितने न्याय दे रखे हैं, कितने प्रकार के न्याय हैं, कौन से हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, यानी कि टोटल 3 न्याय आपके दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि गणतंत्र शब्द क्या बताता है या गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, वो निर्वाचित होगा। यानी कि अगर प्रेसिडेंट है तो वो आपका कैसा है, वो आपका निर्वाचित है, निर्वाचित प्रमुख है। अभी इसी तरीके से हमने बात की कि स्वतंत्रता प्रस्तावना में कितने प्रकार की हैं, तो 5 प्रकार की हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आगे बात कर दें कि संविधान सभा का गठन जो है आपका, वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था, तो 1946 में, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है, भारत एक क्या है, गणराज्य है, जिसमें क्या होता है, उसका प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। आगे बात करते हैं कि संप्रभुता, न्याय और बंधुत्व ये किस में शामिल है, तो भारत की प्रस्तावना में दिए गए हैं। हम सबके बारे में अच्छे से समझेंगे। अभी आप क्वेश्चन का लेवल समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें कि सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है, क्या होता है, संविधान होता है। सभी लोकतांत्रिक देशों में आपके क्या मिलता है, संविधान मिलता है। आगे बात करें कि द्विसदनीय विधायिका किस में देखने को मिलेगी, तो संघीय विशेषता होती है, यानी जिसके भी 2 सदन होते हैं, एक तरह से वहाँ पे संघ देखा जाता है। इसके बाद एकल नागरिकता हो या एकीकृत न्याय प्रणाली हो या राज्यपाल की नियुक्ति हो, वो संविधान की कैसी विशेषता मानी जाएगी, तो एकात्मक विशेषता मानी जाती है। अब आगे बात करें कि संघात्मक सरकार की क्या विशेषताएं होंगी, तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन अगर है तो वो क्या है, आपका संघात्मक सरकार मानी जाएगी या संघीय सरकार मानी जाती है। इसके अलावा दोहरी सरकार हो, शक्तियों का विभाजन हो या लिखित संविधान हो, वो कैसी सरकार मानी जाएगी, तो संघीय विशेषता वाली सरकार मानी जाती है। अब संघीय विशेषता का मतलब यही होगा ना कि जैसे कि 2 दोहरी, जैसे राज्य है और केंद्र है, तो दोनों में शक्तियों का विभाजन हो और दोनों को शक्तियाँ बराबर दी गई हों, तो उसको ही हम संघीय सरकार कहते हैं। आगे बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक थे, एक क्या कहते हैं आपके राजनीतिज्ञ थे, KC वेयर, जिन्होंने भारतीय संविधान को कहा कि ये अर्धसंघीय संविधान है।
अर्धसंघीय इसको बताया। इसका मतलब क्या हुआ, अर्धसंघीय का मतलब कि इसमें राज्य को शक्तियाँ तो दी गई हैं, केंद्र को भी शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन ज़्यादा शक्ति किसको दी गई है, केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है। इसीलिए ये पूरी तरीके से संघ नहीं है, ये अर्धसंघीय है, यानी आधा संघ है। यानी दिखाता तो है कि ये राज्य को शक्तियाँ दे रहा है, लेकिन अगर केंद्र को शक्तियाँ देखी जाएं तो ज़्यादा है राज्य के कंपैरिजन में। इसीलिए इन्होंने भारतीय संविधान को कैसा संविधान कहा, अर्धसंघीय संविधान कहा है। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रमंडल में भारत कब शामिल हुआ या उसकी सदस्यता उसने कब ली थी। तो मई 1949 में भारत ने क्या हुआ कि राष्ट्रमंडल की जो है सदस्यता ग्रहण की थी। अब राष्ट्रमंडल का मतलब आप सभी जान रहे हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री जो होती हैं उसकी सदस्यता की बात चल रही है। आगे बात करें कि राष्ट्रगीत जो है वो अपनाया गया कब, तो 24 जनवरी 1950 को ही आपका क्या है, ये अपनाया गया राष्ट्रीय गीत। और इसी 24 जनवरी 1950 को आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इस तरीके से 3-4 चर्चाएं उसके 24 जनवरी को होती हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ये डेट आप कई बार भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो ये इसके भूलने के चांस रहते हैं कि ये आपकी 22 जुलाई 1947 जो है वो डेट आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे बात करते हैं, और ये आपने पढ़ लिया है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। आगे बात करें तो देख रहे हैं कि साख समिति के अध्यक्ष का पूछा गया है कि संविधान सभा की एक साख समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आगे बात करें, संविधान सभा को मान्यता दी गई थी किस अधिनियम की किस धारा के तहत, तो भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो आया था, जिसके तहत हमें स्वतंत्रता मिली और दो देश बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो उसकी धारा जो थी एक्ट की, वो धारा 8 का क्लॉज 1 के तहत हमको ये चीज़ें मिली थी। आगे बात करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष यानी जीवी मावलंकर ये आपके अध्यक्ष थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब बैठक होती थी संविधान सभा की एज अ विधायिका, तो वो उसके अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मावलंकर करते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें कि संविधान सभा क्या प्रारूप समिति में शामिल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, आपको सभी पता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके BR अम्बेडकर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं भारत का संविधान हाथ से किसने लिखा था, हस्तलिखित किसके जरिए है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। इसके बाद भारतीय संविधान यानी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर, आप ध्यान रखिए, जब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तब पहली बैठक हुई। आगे बात करें तो संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो 93 थी, जिसके बारे में हमने एक डायग्राम से समझा था। आगे बात करते कि इसमें क्या है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो आप सभी को पता है 24 जनवरी 1950 को किए 284 लोगों ने। इसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने, यह भी आपको पता चला है। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था 1946 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला चुनाव यानी पहली गठन कब हुआ, तो वो आपका 1946 में हुआ। मोतीलाल नेहरू ने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका ध्यान रखना है कि मोतीलाल नेहरू ने उनकी अध्यक्षता में और 8 सदस्य और कांग्रेसी नेता थे, तो संविधान का प्रारूप तैयार किया था 1928 में, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार इन्होंने प्रारूप तैयार किया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है डेट, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है 29 अगस्त 1947 को। आगे बात करते हैं कि एम एन रॉय ने संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा था, और कब रखा था, 1934 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करें कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
ये भी आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। प्रथम अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष को भी ध्यान रखिए। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच के मुखर्जी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी पूरा नाम, या एच के मुखर्जी इनको बोला जाता है। और संवैधानिक सलाहकार, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। BN राव, ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करें तो 26 नवंबर को संविधान दिवस कब घोषित किया गया? तो 2015 में घोषित किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। आगे बात करें कि भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के जनक इनको कहा जाता है। आगे बात करें तो 13 दिसंबर 1947, इस दिन क्या हुआ कि भारतीय संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि वाला प्रांत कौन था? तो संयुक्त प्रांत, यानी आज का जो यूपी है, उससे चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी। किसमें? संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किसके थे? तो संयुक्त प्रांत के थे जो उस टाइम, और आज का जो यूपी है उसके। आगे बात करें कि जो आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, उसको कब लागू किया गया या कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1950 को जो है लागू किया गया और अपनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो कह रहे हैं कि किसी संविधान में उसके कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करने वाले परिचयात्मक कथन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो परिचय, अगर किसी भी चीज़ का कोई परिचय बता रहा है, जैसे संविधान का परिचय कौन बताती है? तो आपकी प्रस्तावना बताती है। तो किसी भी चीज़ का परिचय बताने वाली चीज़ कौन सी होती है? तो भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत के संविधान के हिसाब से देखें तो आपकी प्रस्तावना जो है उसकी परिचय बताने वाली, तो उसको वो परिचय के रूप में है प्रस्तावना संविधान की। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि उद्देश्य संकल्प यानी उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था? तो जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। और ये मैंने बताया था पास कब हुआ था? तो ये 22 जनवरी को पास हुआ 1947। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार सरकार में कितने स्तर होने चाहिए, कितने लेवल होने चाहिए? तो कितने लेवल होते हैं, सरकार में स्तरों की संख्या होती है तो 3 होती है। तो आप सभी जानते हैं कि कौन से स्तर होते हैं। आगे बात कर लेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका, मतलब संसद, और कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये 3 स्तर होते हैं। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा को अर्ध संघ किसने बोला था? तो ये भी हमने बात की, KC वेयर ने कहा है। भारत के संविधान में निर्माण में कितना समय लगा? ये भी बात हमने कर ली, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं वो कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिपीट का मतलब यह है कि आप समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ही समझ रहे हैं इसकी, और इसके बाद इसका रिवीजन भी आप साथ में करते जा रहे हैं कि हमने पहले चर्चा की, फिर रिवीजन के फॉर्म में देख रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करते हैं कि लिखित संविधान, द्वैध सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी विशेषता है? तो किसी संघीय सरकार की विशेषता होती है कि आपकी द्वैध सरकार हो, द्वैध शासन होता है जिसमें, या द्वैध सदनीय शासन होता है, द्वैध सदनीय सरकार होती है, तो वो आपकी संघीय सरकार होती है। इसी तरीके से अगर एकल नागरिकता हो, केंद्र जो है सशक्त हो या शक्तिशाली हो, या अखिल भारतीय सेवा उसके अंदर आती हूँ, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब कैसी विशेषताएं हैं? तो एकात्मक विशेषताएं, यानी एकल सरकार की बात करती हैं, एकल सरकार की जो है विशेषताएं दिखाती है। आगे बात करते हैं तो भारतीय संविधान का एक अनूठा मिश्रण कौन सा होता है? कि भारतीय संविधान एक कठोर भी है और लचीलापन भी है, क्योंकि इसमें सिंपल तरीके से भी संशोधन हो सकता है और इसमें कठोर तरीके से भी, हार्ड तरीके से भी संशोधन होते हैं। तो दोनों तरीके की इसमें विशेषताएं देखी जाती हैं, इसीलिए इसको अनूठा मिश्रण कहा जाता है। और आगे बात करें तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है वो वर्णित करता है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है? तो आप सभी जानते हैं कि संप्रभु शब्द जो होता है वो किसी भी देश की सरकार को, आपको जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो अपने निर्णय ले सकती है, अपने हिसाब से चीज़ें कर सकती है। तो इसी तरीके से संप्रभु शब्द जो है भारत को जो है एक कैसा पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्र दिखाता है और सर्वोच्च शक्ति के रूप में जो है स्थापित करता है। आगे बात करें कि नेहरू ने अपने संविधान उद्देश्य प्रस्ताव कब भेजा था सभा के सामने? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। इसके बाद संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, जिसकी हमने बात की। इसके साथ ही
कि भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें शामिल थे, तो संविधान 299 सदस्य शामिल थे, जिसमें से आपको पता है कि जब मुस्लिम लीग अलग हो गई तो इतने सदस्य उसमें बचे हुए थे। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आगे बात करें तो भारत का संविधान जो है वो हस्तलिखित किया गया था कैसी भाषा में, यानी कौन सी भाषाओं में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये भारत का संविधान जो है लिखा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये संविधान लिखा गया था। स्टार्टिंग में भारत का मूल संविधान लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिसको हमने दूसरी तीसरी बार पढ़ लिया है। इसके अलावा 3 अंग कौन से हैं सरकार के, जिसके बारे में हमने चर्चा की, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और इसके बाद बात करें तो कब अपनाया गया इसको, भारतीय संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसके साथ ही इसमें रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो 93 प्रतिनिधि शामिल थे। ऐसे ही चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सचिव कौन थे आपके, तो भारतीय संविधान सभा के सचिव जो हैं आपके HVR अयंगर थे, ये इसके बारे में चर्चा कर ली हमने। आगे बात करते हैं कि जो आपकी अंतरिम सरकार थी, भारत की अंतरिम सरकार थी, उसका गठन जो है नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ। तो कब हुआ था, 2 सितंबर, यानी 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946 को, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डेट पूछ लेता है कभी कि कब संविधान सभा का गठन हुआ। इसके बाद पहली बैठक कब हुई, तो वो भी हमने बात की कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे बात करें तो 1919 का जो अधिनियम था उसने परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया 5 वर्ष। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितना कार्यकाल निर्धारित किया था, 5 वर्ष। आगे बात करें तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए, तो जो है आपके 11 दिसंबर आपके 1946 को हुए। ऐसे ही कुछ मुख्य बातें और बची हुई हैं कि संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति के उद्देश्य से संकल्प पारित कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, जिसको आपके जो है जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ऐसे ही बात करते हैं कि जो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये शब्द जो हैं वो किस में उल्लेखित हैं, तो आपकी प्रस्तावना में ये उल्लेखित देखे जाते हैं। आगे बात करते हैं तो ये भी हमने बात कर ली है कि कौन से घटक इकाइयाँ हैं, संघवाद की हैं, जिसमें सरकार की प्रणाली किसमें सत्ता में एक केंद्रीकरण के साथ और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है, यानी बेसिकली शक्तियों के विभाजन की बात कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं संघ में शक्तियों का विभाजन होता है। इसके बाद भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, तो संघीय शासन की विशेषता है। ये सारी बातें हमने अभी कर ली। आगे बात करते हैं कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जिसको DPSP बोलते हैं, तो भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है, किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारत की जो एक अनूठी विशेषता है, विशेष विशेषता है। एक आगे बात करें तो संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय शासन दोनों विशेषताएं शामिल हैं। तो भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान जो है अर्ध संघात्मक शासन है। ये आपको किसने कहा था, तो KC वेयर ने कहा था, आपको पता है। आगे बात करते हैं कि प्रथम संविधान सभा आयोजित कब हुई, 1946 को 9 दिसंबर को हुई थी। ऐसे ही लास्ट आपका जो है पॉइंट है वह योजना जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ये भी आपकी चर्चा हो चुकी। तो इस तरीके की चर्चा हम करेंगे और आपको अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे चर्चाएं आपको आगे बढ़ती हुई मिलेंगी और आपके सारे सब्जेक्ट की चर्चाएं हम करने वाले हैं। एक भी GS का क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। आपके सारे टॉपिक एक 1 बाय 1 करवाए जाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उससे पहले आपको रिवीजन भी करवा दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी और इससे बेहतर आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे चीज़ें आपको जुड़ी हुई मिलेंगी। कुछ टाइम बाद हो सकता है तो हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी लेके आएँ, तो आपके जो 37 नंबर आते हैं वो भी आपके कंप्लीट करवा देंगे हम। तो रीजनिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो रीजनिंग भी हम क्लास लेके आ सकते हैं आपके लिए, उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपका GS के सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जो टॉपिक्स हैं सारे एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरीके से अपना जो है प्यार दिखाते रहिए। आपके मोटिवेशन से हम और बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। तब तक के लिए चलिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।